हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज से मैं आपको क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगा, जैसे कि मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस। साइंस के तीनों पार्ट्स जैसे फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई। सोशल साइंस के चारों पार्ट्स जैसे हिस्ट्री हो गए, पॉलिटिकल साइंस हो गई, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। सभी सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स चैप्टर 1 से लेके लास्ट तक पढ़ाऊँगा। सभी सब्जेक्ट के चैप्टर 1 से लास्ट तक पढ़ाऊँगा, वो भी डिटेल्ड डिस्कशन के साथ, एकदम बेसिक से एडवांस तक पूरी डिटेल्ड डिस्कशन होने वाली है, एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये कोई वन शॉट वीडियो नहीं है। हर एक चैप्टर के 5 से 6 लेक्चर होंगे और प्रत्येक लेक्चर 1-1 घंटे के होंगे। सो यदि आप साइंस को रटना नहीं, समझना चाहते हैं, सच में कुछ पढ़ना लिखना चाहते हैं, तो ही इस वीडियो को देखें। आई थिंक इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी होगा। वी आर रेडी टू गो। तो ये केमिस्ट्री की पहली चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। नाम तो सुना ही होगा आपने। ये इस चैप्टर की पहली लेक्चर है और मेरा नाम शिवा स्टार्क है। जो सबसे पहली टर्म है वो है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस होती क्या है? तो केमिकल रिएक्शंस जो है एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें नई सब्सटेंस बनती है नई प्रॉपर्टीज़ के साथ। केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। नई सब्सटेंस बनती है नई प्रॉपर्टीज़ के साथ। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ, तो वहाँ पे वाटर की फॉर्मेशन होती है। हाइड्रोजन यदि रिएक्ट करे ऑक्सीजन के साथ, तो वहाँ पे वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन जो है वो बाय नेचर फ्यूल है, यानी हाइड्रोजन खुद जलती है और ऑक्सीजन जलाने में मदद करती है। इसके विपरीत वाटर किसी चीज़ को बुझाने में मदद करती है। तो आप इन सभी का नेचर देख सकते हैं। हाइड्रोजन खुद जलती है, ऑक्सीजन जलाने में मदद करती है, लेकिन इसके विपरीत वाटर किसी चीज़ को बुझाने में मदद करती है। तो आप इस प्रोसेस में देख सकते हैं किसी नई सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई है और वो भी नए प्रॉपर्टीज़ के साथ है। यदि इस केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूले के हेल्प से इस प्रकार से लिख दे, तो यही कहलाती है केमिकल इक्वेशन। ये हो गई केमिकल रिएक्शन। और जब हम लोग केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूले के हेल्प से कुछ इस प्रकार रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो वो केमिकल इक्वेशन कहला जाती है। यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे हाइड्रोजन जिसकी सिंबल H होती है, तो हम लोग H2 क्यों लिखते हैं? ऑक्सीजन जिसकी सिंबल O होती है, तो हम लोग O2 क्यों लिखते हैं? तो ये इसलिए लिखी जाती है क्योंकि हाइड्रोजन की एटोमिसिटी 2 होती है, तो इसलिए हम लोग H2 लिखते हैं। और ऑक्सीजन की एटोमिसिटी 2 होती है, तो इसलिए हम लोग O2 लिखते हैं। आप कुछ इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो नेचर में यानी हमारे सराउंडिंग में अकेला नहीं पाया जाता है, वो किसी दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बना लेता है। इसलिए जब भी आप देख तो हमारे नेचर में हमेशा हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में मिलेगा, ऑक्सीजन जो है वो हमेशा आपको O2 के फॉर्म में मिलेगा। इसलिए हम लोग केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो है केमिकल इक्वेशन के दौरान जब भी हम लोग उसको लिख रहे होते हैं, तो हम लोग H2 और O2 लिखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन जो कि एक फ्यूल है जो खुद जलती है, ऑक्सीजन जो जलाने में मदद करती है, और वाटर किसी चीज़ को बुझाने में मदद करती है। तो ये एक प्रोसेस के दौरान नई सब्सटेंस बन रही है, वो भी नई प्रॉपर्टीज़ के साथ बन रही है। इसमें और ख़ास बात क्या है कि यदि आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो शुरुआत में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनी हुई है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनी हुई है। लेकिन जब हम लोग वाटर की फॉर्मेशन को देखते हैं तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के बीच में बॉन्ड बनी हुई है। तो यहाँ पे देख सकती है जो पुरानी बॉन्ड होती है वो टूटती है, जो पुरानी बॉन्ड है वो टूटती है और यहाँ पे नई बॉन्ड बन रही है। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान हम लोग बोल सकते हैं कि जो पुरानी बॉन्ड होती है वो टूट जाती है और नई बॉन्ड बनती है। पुरानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बॉन्ड टूट गई, पुरानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बॉन्ड टूट गई और नई बॉन्ड बनी है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। तो केमिकल रिएक्शंस के दौरान दो चीज़ हो रही है। पहली चीज़, नई सब्सटेंस बन रही है नई प्रॉपर्टीज़ के साथ है। दूसरी बात है, पुरानी बॉन्ड टूट रही है और नई बॉन्ड बन रही है। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट होती है। रीअरेंजमेंट का मतलब होती है कि यदि यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो जो यहाँ पे रिजल्टेंट में वाटर बनी है उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ गई है, यानी रीअरेंज हो रही है। पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ सिर्फ जुड़ी हुई थी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ सिर्फ जुड़ी हुई थी, लेकिन रिजल्टेंट में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ी हुई है। एक बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें कोई नई एटम की फॉर्मेशन नहीं होगी। सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है तो यहाँ पे कार्बन की फॉर्मेशन नहीं होगी, नाइट्रोजन की फॉर्मेशन नहीं होगी। जो पहले से एग्जिस्टिंग एटम्स हैं उन्हीं के बीच में रिएक्शन होगी और वही एटम्स जो होंगे वो आपको रिजल्टेंट में दिखने वाले हैं। तो कोई भी नई एटम आपको नहीं दिखेगी। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट होती है, यानी पुरानी बॉन्ड टूट के नई बॉन्ड बनती है। कोई भी एक एटम, वन एटम चेंज नहीं होगी, कोई भी एक एटम चेंज नहीं होती है। किसमें? तो अनदर एटम में कोई भी एक एटम चेंज नहीं होती है दूसरे एटम में। ऑक्सीजन जो है और हाइड्रोजन जो है वो कार्बन या नाइट्रोजन में नहीं बदलेगी। तो यदि हम लोग इसको सम अप करना चाहें तो कुछ इस प्रकार कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होती है जिसमें नई सब्सटेंस बनती है नई प्रॉपर्टीज के साथ। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, केमिकल रिएक्शंस के दौरान पुरानी बॉन्ड टूटती है, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। तो पुरानी बॉन्ड टूटती है और नई बॉन्ड बनती है। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं, यानी एटम्स जो होती है वो नई तरीके से जुड़ती है, नई तरीके से बॉन्ड बनाती है। कोई भी एक एटम दूसरे एटम में नहीं बदलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो अगली टॉपिक है वो है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट किसको कहते हैं? सब्सटेंस दैट टेक पार्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शंस। वैसी सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेती है, हिस्सा लेती है, उसी को हम लोग रिएक्टेंट्स बोलते हैं। प्रोडक्ट्स किसको बोलेंगे? न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन। रिएक्शन के बाद जो नई सब्सटेंस बनती है उसी को हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। तो यानी आपको इस प्रकार से समझ में आ गया होगा कि जो भाग लेती है वो रिएक्टेंट कहलाती है और जो नई चीज़ बनती है वो प्रोडक्ट कहलाती है। जैसे हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल में दे रखी हुई है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, यानी मैग्नीशियम को हम लोग बर्न करते हैं एयर में। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपसे बोला जाए कि कोई भी चीज़ एयर में जलती है तो उसका मतलब होती है कि वो चीज़ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल रही है, वो चीज़ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चल रही है, क्योंकि एयर में मेनली तो दो गैस होते हैं, नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। तो जब भी आपसे बोला जाए कि कोई भी चीज़ एयर में बर्न हो रही है तो उसका मतलब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट कर रही है। तो इसी को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी मैग्नीशियम एयर के साथ रिएक्ट कर रही है तो आप बोल सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है और बना क्या रही है? मैग्नीशियम ऑक्साइड।
इस केमिकल रिएक्शन को आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यही आपकी कहला जाएगी केमिकल इक्वेशन। मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो आप इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन हो गई और आप बोल सकते हैं ये केमिकल इक्वेशन हो गई। तो इसको आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में होती है वो रिएक्ट कर रही होती है, जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में होती है, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो ये कहला जाएगी रिएक्टेंट। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये कहलाएगी रिएक्टेंट। और जो एरो के राइट हैंड साइड में होती है तो वो कहलाती है प्रोडक्ट। तो ये हो गई मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको और अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ और बना रही है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन, इसी को हम लोग सिंबल के रूप में लिख देते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये बना लेगी मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि मैग्नीशियम की जो सिंबल होगी वो होगी Mg, पहली कैपिटल होगी और दूसरी स्मॉल। तो जब भी दो लेटर्स आएंगे तो पहली कैपिटल और दूसरी स्मॉल। ऑक्सीजन तो आप जानते ही हैं O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होगी वो हो जाएगी MgO, M कैपिटल G स्मॉल, मैग्नीशियम O ऑक्सीजन जो कैपिटल में होगी। अब ये बनती कैसे है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सिंबल इसकी लिख लेंगे। मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन का सिंबल O। अब मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, ऑक्सीजन की भी वैलेंसी होती है 2। तो सबसे पहले हम लोग सिंबल लिखेंगे और सिंबल के नीचे उसकी वैलेंसी हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग इसको क्रॉस कर लेते हैं। तो Mg2, Mg2, O2, O2, तो ये हमारी फॉर्मूला बन जाती है Mg2O2। तो हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब है कि जो इसकी सबसे छोटी सी छोटी इकाई होगी ना वो, तो 2:2, ये 2:2, तो इसको यदि हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगी 1:1। जैसे यदि 2:4 है तो आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं 1:2। जैसे 3:9 है तो आप इसको लिख सकते हैं 1:3। ठीक उसी प्रकार अब हम लोग इसको फिर से क्रॉस कर लेंगे इस प्रकार से, तो ये बन जाएगी Mg1, 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, और O1, तो ये हमारी फॉर्मूला बन जाती है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ध्यान रखना यहाँ पे सिंबल लिखेंगे, उसके नीचे वैलेंसी लिखेंगे, वैलेंसी को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखनी है। ध्यान रखेंगे वैलेंसी को सिंपलेस्ट रेशियो में लानी है, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, तो आपकी फॉर्मूला बन के तैयार हो जाती है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बना लेती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसमें ध्यान क्या रखनी है कि जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड होगी उसे हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट, जो एरो के राइट साइड होगी उसे हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। तो जो केमिकल रिएक्शन के दौरान भाग ले रही है, कौन भाग ले रही है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो उसे हम लोग रिएक्टेंट बोल देंगे। और जो बन रही होती है, जो नई सब्सटेंस बन रही होती है, उसे हम लोग बोल देते हैं प्रोडक्ट। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस रिएक्शन के दौरान होती क्या है उसको हम लोग समझते हैं। मैग्नीशियम जो होती है वो आपको एक रिबन के फॉर्म में मिलेगी, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो आप दिख रहे हैं ये मैग्नीशियम है, जो कि एक रिबन के फॉर्म में होती है। ये मैग्नीशियम जो है वो रिबन के फॉर्म में होती है, और इसकी कलर जो होती है वो सिल्वर कलर की होती है। तो आपको कलर भी ध्यान रखना है। तो ये आपकी मैग्नीशियम जो कि एक रिबन के फॉर्म में है। अब होती क्या है कि मैग्नीशियम जो होती है उसके ऊपर जंग लग जाती है, यदि कुछ समय तक छोड़ दिया जाए तो उस पर कुछ जंग लग जाती है। जंग लगने कहने का मतलब है कि रस्टिंग होना। मतलब रस्टिंग तो जनरली हम लोग आयरन के लिए प्रयोग करते हैं, आप बोल सकते हैं उसकी कोरिजन हो जाती है। कोरिजन ये एक टॉपिक है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो मैग्नीशियम रिबन को यदि हम लोग लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो उसकी कोरिजन हो जाती है, और कोरिजन होने के बाद उस पर कुछ लेयर्स चढ़ जाते हैं,
और वो लेयर्स किसकी होती है, तो वो लेयर्स होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, वो लेयर हो जाएगी मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर। अब होती क्या है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जो होती है वो इसे प्रोटेक्ट करती है, इसे जलने से बचाती है। यदि आप मैग्नीशियम रिबन को लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो उस पर एक लेयर चढ़ जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर, किस वजह से, कोरिजन की वजह से, और जो इसे प्रोटेक्ट करती है, जो इसे जलने से रोकती है। तो हम लोग पहले करते क्या है कि इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है इसको हटाते हैं। इसको हटाने के लिए हम लोग करते क्या है, सैंड पेपर को लेते हैं और सैंड पेपर को इसके ऊपर हम लोग रब करते हैं। सैंड पेपर को लेके मैग्नीशियम रिबन पे हम लोग रब करते हैं। सैंड पेपर क्या होती है, तो आप लोग घर में ही देखे होंगे, जब हम लोग पेंट कर रहे होते हैं तो उसमें एक खुरदुरा सा कागज होती है ब्राउन कलर की, वही सैंड पेपर कहलाती है। तो सैंड पेपर से जब हम लोग इस पर रब करते हैं तो वो मैग्नीशियम रिबन जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड को छोड़ देती है, यानी उसकी कोरिजन समाप्त हो जाती है। अब ये मैग्नीशियम रिबन जो है वो जलने के लिए तैयार होती है। अब इस मैग्नीशियम रिबन को जो है हम लोग हीट करते हैं, जैसे ही हम लोग इसको हीट करेंगे तो ये जलना शुरू हो जाती है और जलती है वाइट फ्लेम के साथ। कैसी जलेगी, वाइट फ्लेम के साथ, और ये फ्लेम इतनी ज़्यादा ब्राइट होती है कि आपके आंखें जो होगी कुछ समय के लिए चौंधिया भी सकती है। तो ध्यान रखेंगे, मैग्नीशियम रिबन को जब भी हम लोग हीट करते हैं तो वो जलती है बहुत ही ब्राइट वाइट फ्लेम के साथ, और जलने के बाद बनाती क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनती है वो आपको पाउडर के फॉर्म में मिलेगी, यानी जब वो जल के राख बचेगी तो वो राख होगी मैग्नीशियम ऑक्साइड के, और वो भी वाइट पाउडर के रूप में दिखेगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग इसी जानकारी को एक अच्छे से इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नीशियम रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ और वहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अब इक्वेशन लिखते समय आपको बहुत सारी बातों का ख्याल रखना है, जैसे अब मैग्नीशियम की जो है वो आपकी स्टेट बतानी पड़ेगी, मैग्नीशियम किस स्टेट में है। जैसे मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में, रिबन के फॉर्म में है सॉलिड स्टेट में। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक गैस के बन। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी सॉलिड के फॉर्म में है क्योंकि ये भी वाइट पाउडर के रूप में फॉर्म हो रही है। मैग्नीशियम जो है उसकी कलर आपको मेंशन कर देनी है, सिल्वर कलर की होती है, सिल्वर ग्रे कलर आप बोल सकते हैं। फिर उसके बाद जब स्टेट मेंशन कर लेते हैं तो हम लोग कुछ कंडीशंस मेंशन करते हैं। इस रिएक्शन के दौरान कुछ टेम्परेचर है, कुछ हीट है, कुछ प्रेशर है। तो आप देख सकते हैं कोई भी कंडीशन जो होती है उसको हम लोग एरो के ऊपर रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जब हम लोग मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तब मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होती है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, आपको हीट देनी पड़ रही है, एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करें। तो जो भी आपको कंडीशन लिखनी रहती है उसे आप एरो के ऊपर लिख सकते हैं। तो आप स्टेट मेंशन कर चुके हैं, कंडीशन मेंशन कर चुके हैं, और फिर आप इसको आखिरी में बैलेंस कर देना। बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंस करने का मतलब है कि नंबर ऑफ एटम्स को बराबर करनी है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। तो इधर मैग्नीशियम की एक एटम है, इधर भी मैग्नीशियम की एक एटम है। यहाँ ऑक्सीजन के दो एटम है, यहाँ ऑक्सीजन के एक ही एटम है। अब ऑक्सीजन को दो इधर करना है तो आप इधर दो लगा सकते हो। ध्यान रखना है दो यहाँ पे नहीं लगाना है, क्योंकि जब आप वहाँ पे दो लगाएंगे तो ये MgO2 बन जाएगा, तो इस वजह से इसकी फॉर्मूले में ही चेंज आ जाएगी। तो आपको 2 आगे लगाना है, यहाँ पे कभी भी नहीं लगाना है। तो जब भी आप बैलेंस कर रहे होते हैं तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी फॉर्मूला हो या सिंबल हो उसके आगे आपको लगाना है, 1 2 3 4 5 जो भी आप लगाना चाहते हैं। 1 नहीं लगती है, 2 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे 2 नहीं लगा सकते हैं, तो 2 को हम लोग यहाँ लगा देंगे। अब देखते हैं, तो 2 मैग्नीशियम हो गई है और 2 ऑक्सीजन हो गई है, लेकिन यहाँ पे देखें तो मैग्नीशियम एक ही है, तो यहाँ भी हम लोग 2 कर देते हैं। तो 2 मैग्नीशियम, 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, तो ये बैलेंस हो चुकी है। तो आपको बैलेंस कर लेनी है, स्टेट मेंशन कर देनी है और कंडीशंस भी अप्लाई कर देनी है। इस प्रकार से आप एक परफेक्ट केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। ये केमिकल इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको स्लाइड से पढ़ लेते हैं।
तो हम लोगों ने देखा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो Mg और O2 ये हो गई रिएक्टेंट और MgO हो गई है प्रोडक्ट। ऑन हीटिंग मैग्नीशियम बर्न्स विथ डेजलिंग वाइट फ्लेम, इसको ध्यान रखेंगे आप कि मैग्नीशियम जलती है डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ, और क्या बनाती है, वाइट पाउडर बनाती है, किसकी, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड्स की। मैग्नीशियम रिबन हैज अ कोटिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ड्यू टू रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में, मैग्नीशियम जो है उस पर लेयर चढ़ जाती है, किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, किस वजह से, कोरिजन के वजह से। तो कोरिजन के वजह से मैग्नीशियम रिबन पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है। बिफोर बर्निंग इट इज रब्ड विथ सेंट पेपर, और जलाने से पहले हम लोग इसको रब करते हैं सेंट पेपर से, ताकि प्रोटेक्टिव लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिमूव हो सके, ताकि ये आसानी से जल सके। और इसको हटाने के बाद मैग्नीशियम जो है आसानी तरीके से रेडली रिएक्ट विथ ऑक्सीजन व्हेन हीटेड, जब हम लोग इसको गर्म करते हैं तो आसानी तरीके से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती है। एक बात का ध्यान रखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जो है वो कोरिजन के वजह से चढ़ती है, और जब हम लोग उसको साफ कर लेते हैं सैंड पेपर से और जब उसको जलाते हैं तब जो बनती है वो भी मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनती है। ध्यान रखिएगा, लेयर भी मैग्नीशियम ऑक्साइड की ही थी और जलने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनती है। चलिए इसको एक वीडियो से समझ लेते हैं ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। देखिए मैग्नीशियम रिबन, और यहाँ हम लोग हीट कर रहे हैं। और ये जल रही है वाइट फ्लेम के साथ। ये जो बची हुई है, ये जो बची हुई है इसको हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड कह देते हैं। ये जो प्रोडक्ट बनी है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की है और ये एक पाउडर के फॉर्म में है। इसे आप क्रश करेंगे तो ये पाउडर के फॉर्म में दिखेगी आपको। चलिए आगे पढ़ने से पहले आपसे एक सवाल करते हैं, मैग्नीशियम स्कूल क्यों जाता है? आप सवाल को ध्यान से सुने, मैग्नीशियम स्कूल क्यों जाता है? इसका आंसर है टू बिकम ब्राइटर। ये एक जोक था। मैग्नीशियम बर्न्स विद अ ब्राइट फ्लेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि केमिकल रिएक्शन सिर्फ लैब में ही होती है, केमिकल रिएक्शंस जो है वो हमारे डेली लाइफ में भी होती है। जैसे एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कुकिंग ऑफ फूड, रोस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ फ्यूल, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, रैपिंग ऑफ फूड। ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारे डेली लाइफ में होती है। इसे आप केमिकल चेंज के रूप में भी पढ़े होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले क्लास 9th के कुछ बेसिक्स हैं जो क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको बेहतर समझ में आएगी। यदि ये चीज़ आपको क्लियर है तो आप समझ सकते हैं कि 10th की लगभग 10 से 20% अप्रॉक्स 20% केमिस्ट्री आपके हाथ में है। तो ये बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। अब ये बेसिक्स है क्या, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम लोग एटम के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो जो एटम होती है उसकी जो सेंट्रल पार्ट होती है उसको हम लोग न्यूक्लियस कह देते हैं, और इस न्यूक्लियस में दो चीज़ पाई जाती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होती है और न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज, न्यूट्रॉन। और इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स बनी हुई रहती है और इस ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रही होती है, घूम रही होती है। तो एटम का जो सेंट्रल पार्ट होती है उसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज यानी जीरो चार्ज। और इसके चारों तरफ से ऑर्बिट बने हुए रहते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट रहती है जिसपे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रही होती है। तो ये एटम की स्ट्रक्चर होती है। इसे और बेहतर तरीके से समझते हैं तो ये आपकी न्यूक्लियस हो गई और ये
ऑर्बिट्स हो गए जिस पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रही होती है। तो इसको हम लोग ऑर्बिट भी कह सकते हैं या फिर इसको सेल कही जाती है। ऑर्बिट कह सकते हैं या सेल। यदि आप ऑर्बिट कर रहे हैं तो आप कुछ इस प्रकार से बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट, या फिर न्यूक्लियस हो गई, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो गई। यदि आप सेल बोल रहे हैं तो शुरुआत करेंगे के से, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन, ओ, पी, इसी प्रकार से आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ध्यान रखेंगे, या तो इसको आप ऑर्बिट बोल सकते हैं या फिर सेल बोल सकते हैं। ऑर्बिट बोलेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। यदि आप सेल बोलते हैं तो के सेल, एल सेल, एम सेल, इस प्रकार से आगे बढ़ेगी। अब बात आती है क्या कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें उड़ा सकते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होती है 2n स्क्वायर का। n यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होती है, n यहाँ पे हो जाएगी नंबर ऑफ ऑर्बिट। चलिए इसको पुट करके देखते हैं। यदि n के जगह 1 डालते यानी फर्स्ट ऑर्बिट, तो ये हो जाएगी 2। यानी आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। अब इस n के जगह 2 पुट करके देखते हैं। n के जगह 2 पुट कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 ये 8 इलेक्ट्रॉन। यानी आप कह सकते हैं कि सेकेंड ऑर्बिट में कितनी इलेक्ट्रॉन रह सकती है, तो 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक उसी प्रकार आप थर्ड का भी निकाल सकते हैं। n के जगह 3 पुट कर लीजिए, तो 9, 9 इंटू 2 18 इलेक्ट्रॉन। तो आप बोल सकते हैं कि थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी इलेक्ट्रॉन्स रह सकती है, सेकेंड ऑर्बिट में कितनी रह सकती है और थर्ड ऑर्बिट में कितनी रह सकती है। तो फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेगी, दूसरे में 8 और तीसरे में 18। ध्यान रखेंगे, या तो इसे ऑर्बिट बोलिए या फिर इसे सेल बोलिए। सेल बोलेंगे तो के से शुरुआत होगी, के सेल, एल सेल, एल, एम सेल, एन सेल, इस प्रकार से आगे बढ़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होती है कि जो भी एलिमेंट्स हैं उसके पास इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार सजी हुई है, किस एलिमेंट के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो किस प्रकार ऑर्बिट में सजी हुई है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल देते हैं। आपको 1 से 20 तक के सारे एलिमेंट्स याद होने चाहिए। यदि आपको केमिस्ट्री पे अच्छी पकड़ मजबूत करनी है तो 1 से 20 तक सारे एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन हो गए, हीलियम हो गए, लिथियम हो गई, इसी प्रकार से। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इसको। तो जो सबसे पहली एटॉमिक नंबर है वो है हाइड्रोजन की, सेकंड पे आ जाएगी हीलियम, थर्ड पे आ जाएगी लिथियम, फोर्थ पे आ जाएगी बेरिलियम, फिफ्थ पे आ जाएगी बोरोन, सिक्स पे आ जाएगी कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन और 10 नियॉन। तो आपको एटॉमिक नंबर ध्यान रखना है और एलिमेंट। तो एटॉमिक नंबर 1 बोले तो हाइड्रोजन, 2 बोले तो हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। एटॉमिक नंबर के अलावा आपको सिंबल्स याद होनी चाहिए। जैसे हाइड्रोजन की सिंबल हो जाएगी H, हीलियम की He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be। ध्यान रखिए 2 लेटर होगी तो पहली कैपिटल होगी, दूसरी स्मॉल होगी। बोरोन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F और नियॉन का Ne। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं एटॉमिक नंबर और सिंबल। अब इसके अलावा अगली चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने सीखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस प्रकार अरेंज है किसी भी ऑर्बिट में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जितनी एटॉमिक नंबर होगी उतनी ही प्रोटॉन होगी और उतनी ही इलेक्ट्रॉन होगी। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखनी है। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन पॉजिटिव, वो किसके बराबर हो जाएगी, नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी जितनी इलेक्ट्रॉन होगी उतनी ही प्रोटॉन होगी। और ये किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी एटॉमिक नंबर के बराबर। यानी यदि आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आप प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बता सकते हैं। जैसे एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगी, एक प्रोटॉन होगी, ऐसा करके आप बोल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखनी है कि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो अलग हो सकती है, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी भी एलिमेंट में हमेशा बराबर होगी। अब जैसे हीलियम है तो हीलियम की एटॉमिक नंबर 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 प्रोटॉन होंगे। लिथियम 3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 प्रोटॉन होंगे। बेरिलियम 4 यानी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 प्रोटॉन होंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे नियोन हो गए 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और 10 प्रोटॉन होंगे। तो इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं कि कितनी इलेक्ट्रॉन है। तो आपको बस एटॉमिक नंबर ध्यान देना है और एटॉमिक नंबर से आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या पता चल जाएगी। जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की कितनी इलेक्ट्रॉन होगी, एक इलेक्ट्रॉन होगी। अब एक इलेक्ट्रॉन को अरेंज किस प्रकार से करें, तो यदि आप देखें तो ये न्यूक्लियस हो गई और न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट ऑर्बिट होगी। ये हाइड्रोजन की बात हम लोग कर रहे हैं, तो ये हो गई न्यूक्लियस, ये हो गई न्यूक्लियस। अब ये हो गई फर्स्ट ऑर्बिट, इसके पास कितनी इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन जो होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1, ठीक है। जैसे हीलियम, तो हीलियम ये हो गई न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट है। तो एटॉमिक नंबर 2 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितनी होगी, 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन होंगी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी इलेक्ट्रॉन रह सकती है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप इस प्रकार से तो ये कर लेंगे आप 2। लिथियम, लिथियम के पास कितनी है, 3। तो ये हो गई न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट। तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली इलेक्ट्रॉन और ये रही दूसरी इलेक्ट्रॉन। अब फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकती है तो अगली जो होगी वो चली जाएगी सेकेंड ऑर्बिट में। तो इस प्रकार से तो ये हो गई न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद पहली ऑर्बिट, पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,1 इस प्रकार से। ठीक उसी प्रकार से आप बेरिलियम का भी कर सकते हैं। पहले में कितनी इलेक्ट्रॉन चली जाएगी, 2, बची कितनी, 2, 2 2 4। ठीक उसी प्रकार 2 और बच गई कितनी, 3, इसकी 2 और बच गई कितनी, 4, 2 कितनी बच गई है, 5, 2 कितनी बच गई है, 6, 2 कितनी बच गई है, 7, 2 कितनी बच गई है, 8। तो आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 रह सकती है और सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 तक रह सकती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। जो सबसे आखिरी में इलेक्ट्रॉन है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे आखिरी में कितनी इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। आखिरी में कितनी है, 2, तो 2। इसके पास कितनी है आखिरी में, 1। ध्यान रखेंगे ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है। सेकेंड ऑर्बिट में कितनी इलेक्ट्रॉन है, 1। फर्स्ट ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में भी 2, तो 2। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और सेकेंड में 3, तो आखिरी वाले में कितने हो गए, 3। पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 4, यानी आखिरी वाले में 4। फिर इसके कितने हो जाएंगे, 5, फिर इसके आखिरी में 6, फिर इसके आखिरी में 7 और फिर इसके आखिरी में कितने हो जाएंगे, 8। तो ध्यान रखनी है जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगी, सबसे बाहरी ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही क्या कहलाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे आप इसको इस प्रकार से देख सकते हो, जैसे आपको नियोन देखनी है तो नियोन की कितनी थी, 10। तो नियोन की एटॉमिक नंबर 10 है तो इसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 10। तो ये कुछ इस प्रकार से होगी। ये होगी न्यूक्लियस, ये पहली ऑर्बिट, पहली ऑर्बिट में कितनी इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2, और फिर दूसरे में कितने आ जाएंगे, 8। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख सकते हैं 2,8। तो पहले में 2, दूसरे में 8। तो जो आखिरी वाली ऑर्बिट होगी उसमें जितनी इलेक्ट्रॉन होगी वही कहलाएगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये जो होगी ये कहला जाएगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन
और जो सबसे आखिरी वाला होगा वही कहा जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी 8 नियॉन की। ठीक उसी प्रकार आप सभी का निकाल सकते हैं। यदि आपको एटॉमिक नंबर याद है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं, और यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं तो आप उससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, क्योंकि जो आखिरी वाला होगा वही क्या कहलाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये 1 से 10 तक थी। चलिए आगे करते हैं। अब सोडियम का कितना हो जाएगा एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटासियम 19 और कैल्शियम 20। तो आप याद कर सकते हैं इस प्रकार से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम और कैल्शियम। ये आपको याद कर लेनी है 20 तक, 1 से लेके 20 तक। अब इसकी सिंबल की बात करते हैं। सोडियम की सिंबल हो जाएगी Na, N कैपिटल A स्मॉल। मैग्नीशियम हो जाएगी Mg, M कैपिटल G स्मॉल। एल्युमिनियम की हो जाएगी Al, A कैपिटल L स्मॉल। सिलिकॉन हो जाएगी Si, सिलिकॉन। फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, C कैपिटल L स्मॉल। आर्गन Ar, आर्गन। पोटासियम K, कैल्शियम C। इस प्रकार से आप सिंबल कर। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो सोडियम का देखते हैं। तो सोडियम के एटॉमिक नंबर 11, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे। तो ये हो गई न्यूक्लियस, ये हो गई फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 2, दूसरे में कितने जाएंगे 8, तो बची कितनी 8 तो 10 और 1 हो जाएगी 11, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 8 1। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं सोडियम के बाद का मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम कितनी है 12, तो कितनी इलेक्ट्रॉन होगी इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गई न्यूक्लियस। पहले ऑर्बिट में कितने चली जाएगी 2, दूसरे में कितनी चली जाएगी 8, दूसरे में 8 ही जा सकती है, तो 8 2 10, बच कितनी गई है 2, तो थर्ड ऑर्बिट में चली जाएगी 2, तो इसकी कितनी हो जाएगी 2 8 2। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो सोडियम का पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। ठीक उसी प्रकार 2 8 2, उसी प्रकार ये 2 8 10 हो गई, ये हो जाएगी 3। इसी प्रकार 2 8 4, 2 8 5, 2 8 6, 2 8 7, 2 8 8, 8 2 10 8 18। तो ये हो गई आर्गन की 2 8 9 10 8 8 2 10, 10 और 9 19। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, पोटासियम को समझते हैं। पोटासियम के 19, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितनी हो जाएगी 19। अब देखिए ये हो गई न्यूक्लियस, ये पहली ऑर्बिट, तो पहली ऑर्बिट में कितनी आ जाएगी 2, दूसरी में आ जाएगी 8, तीसरी में आ कितनी सकती है 18। अभी हम लोग ने देखा पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 18 मैक्सिमम आ सकती है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो भी एटम्स हैं वो 8 पूरा करना चाहते हैं या फिर 2, यानी जो भी एटम्स है वो चाहते हैं उनके आखिरी ऑर्बिट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन रहे या फिर 8 इलेक्ट्रॉन रहे। तो इसलिए होती क्या है, चूंकि 18 रख सकती है लेकिन 18 रखेगी नहीं, कितनी रखेगी 8 रखेगी, और जो बची हुई है उसको आगे भेज देगी। तो कितनी हो जाएगी 2 8 10, 10 8 18, कितनी बच गई है 1, तो 1 जो होगी वो आगे चली जाएगी फोर्थ ऑर्बिट में। फिर से रिपीट कर देना, तीसरी ऑर्बिट में रह कितनी सकती है 18, लेकिन ऐसा देखा गया है कि कोई भी एटम्स जो है वो आखिरी में कितना रखना चाहता है, या तो 2 पूरा कर ले
या 8 पूरा कर ले, इसको या तो डुप्लेट बोलते हैं या ऑक्टेट बोलते हैं। तो सभी एटम्स जो है वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो डुप्लेट पूरा करना चाहते हैं या फिर ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं, इसलिए वो 18 नहीं रखती है, 8 तक ही रखती है। इसलिए जो बची हुई है उसको हम लोग 8 के फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं। तो 2 8 10, तो बच कितनी गई है 9, तो 9 को 8 के फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे तो कितनी हो जाएगी 8 और 1। क्लियर? तो यहाँ पे 9 नहीं होगी, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, जो 9 है उसी को हम लोग लिख लेंगे 8 1 करके। ठीक उसी प्रकार 2 8, अब 10 हो गए तो रह कितनी सकती है 18, लेकिन 18 रहेगी नहीं, इसको 8 के फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा। तो 2 और 8 10 हो गए, अब बची कितनी है 10 हो गए हैं, 10 बची हुई है, तो 10 को हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं 8 और 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपको बस ध्यान रखनी है। पहले में 2 जाएगी, दूसरे में 8 जाएगी, तीसरे में 18 जाएगी, लेकिन 18 को हम लोग ब्रेक कर लेते हैं 8 के फॉर्म में, क्योंकि हर एक एटम्स जो है वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यानी आखिरी वाले ऑर्बिट में ऑक्टेट यानी 8 या डुप्लेट पूरा करना चाहती है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहती है या 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहती है, इसलिए इस प्रकार से हो जाता है। चलिए इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। वैलेंस कहने का मतलब है आउटर मोस्ट, सबसे आखिरी वाला है। तो इसके पास 3 ऑर्बिट है, 1 2 3, सबसे आखिरी वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, सबसे आखिरी वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, सबसे आखिरी वाले में 3 इलेक्ट्रॉन, सबसे आखिरी वाले में 4 इलेक्ट्रॉन, सबसे आखिरी वाले में 5 इलेक्ट्रॉन, सबसे आखिरी वाले में 6, आखिरी वाले में 7, सबसे आखिरी वाले में 8, सबसे आखिरी वाले में ध्यान रखिएगा यहाँ पे सबसे आखिरी वाले में आप 9 नहीं 1 बोलेंगे, क्योंकि 8 1 में ब्रेक हो चुकी है। यहाँ सबसे आखिरी वाले में 2। तो जो सबसे आखिरी वाली इलेक्ट्रॉन होगी ना उसी हम लोग क्या कह देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखेंगे आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होती है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसको आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं फॉर्मूला के तौर पे। तो पहली फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यदि आपको पता है उससे आपको क्या पता चल जाएगी नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पहली फॉर्मूला, इसको ध्यान रखना है आपको। तो एटॉमिक नंबर याद रहेगी तो उससे आप इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन की संख्या से आप क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। ठीक है, दूसरी फॉर्मूला हम लोग क्या देखें कि जो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होती है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होती है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये दूसरी फॉर्मूला हो गई। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल 2 8 3, ये कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, इसी को हम लोग कॉन्फ़िगरेशन बोल देते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8, तीसरे ऑर्बिट में 3, तो हम लोग बोलेंगे सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन, तो यही क्या कहला जाएगी हमारी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 फॉर्मूला आपको ध्यान रखनी है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है वैलेंसी। तो हम लोग वैलेंसी देखते हैं। तो वैलेंसी को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा ऑक्टेट और डुप्लेट रूल। ऑक्टेट और डुप्लेट रूल क्या कहती है, ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल। ऑक्टेट डुप्लेट रूल कहती है कि कोई भी एटम जो है वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यानी जो उसकी आखिरी वाली ऑर्बिट होगी उसमें या तो वो 2 रखना चाहेगी इलेक्ट्रॉन या फिर 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहिए। सपोज मान लेते हैं ये होगी न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट है। सपोज मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट ऑर्बिट है और ये सेकेंड ऑर्बिट है। तो जो उसकी आखिरी वाली ऑर्बिट होगी उसमें कितना रखना चाहेगी, या तो 2 रखना चाहेगी या फिर 8 रखना चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्टेट या डुप्लेट रूल। अब इसके मदद से हम लोग वैलेंसी निकालते हैं। वैलेंसी कैसे निकलेगी वो देखिए, यदि इसके पास 8 नहीं है तो 8 को पूरा करने के लिए वो गेन या लॉस करती है। गेन या लॉस करने का मतलब है कि 8 पूरा करने के लिए वो या तो किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है या अपनी इलेक्ट्रॉन लॉस कर देती है। इसको इस प्रकार से समझिए, जैसे यहाँ पे सोडियम का बात करते हैं तो सोडियम Na कितनी हो जाएगी 11 2 8 1। तो अब देखिए इसके आखिरी में कितनी है 1,
इसको पूरा कितनी करनी है, 8। कितनी पूरी करनी है, 8। तो 8 पूरा करने के लिए इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक तरीका है कि वो किसी से 7 इलेक्ट्रॉन का गेन कर ले, कोई से 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, पहली तरीका। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है क्या कि ये एक का लॉस कर दे, एक का क्या कर दे, लॉस कर दे। यदि ये एक का लॉस कर देगी तो इसके पास क्या बच जाएगी, 2 8। तो तब आखिरी में कितनी आ जाएगी, 8। तो यहाँ दो तरीके होते हैं 8 पूरा करने के लिए, या ये 7 का गेन कर ले तो 7 एक 8 हो जाएगी, या फिर ये एक का लॉस कर दे तो फिर भी इसकी आखिरी में 8 आ जाएंगे। तो क्या आसान है, 7 गेन करना या एक लॉस करना। तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि एक लॉस करना इसमें ज़्यादा समझदारी है और ज़्यादा आसान है। तो इसलिए सोडियम क्या करती है, अपनी एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देती है। जैसे किसी का 282 हो तो ये क्या करेगा, दो ऑप्शन है, पहली ऑप्शन 6 का गेन कर ले, दूसरी ऑप्शन 2 का लॉस कर दे। तो क्या करना चाहेगा ये, 2 का लॉस करना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होगी। चलिए इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 281, तो ये क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है। 282 ये क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है। 283 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है। 284 अब ये क्या कर सकता है, ये 4 का लॉस कर दे या 4 का गेन करे, क्या करें। तो इसको समझने के लिए आपको, ये जैसे न्यूक्लियस हो गई, ये हो गई आपकी फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड ऑर्बिट 1 इलेक्ट्रॉन। अब होती क्या है कि जो हमारी न्यूक्लियस होती है उसमें प्रोटॉन होती है और ये रही इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या रहेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन होती है पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए जब भी आप किसी इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में डालना चाहें या फिर इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से निकालना चाहें, इस दौरान एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, आपको एक्सटर्नल एनर्जी वहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ती है। और ऐसा देखा गया है कि जब आप ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहे होते हैं ऑर्बिट की तरफ, तो वो मैक्सिमम 3 तक ही गेन कर सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम उससे कितना लॉस करवा सकते हैं, 3 ही। क्योंकि इसके बाद 3 के बाद चौथे में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो फुलफिल नहीं हो पाती है। तो सिंपल में आप इतना समझ सकते हैं कि कोई भी एटम्स जो होती है वो मैक्सिमम 3 का लॉस कर सकते हैं और मैक्सिमम 3 का गेन कर सकती है। 3 से ज़्यादा वो ना तो लॉस करेगी, 3 से ज़्यादा ना गेन करेगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि ये वाला जो ऑप्शन है ये कैसे 8 पूरा करे। तो इसको 8 पूरा करने के लिए या तो 4 को लॉस करना पड़ेगा, 4 का गेन करना पड़ेगा, जो कि संभव है नहीं। तो इसलिए ये वाला जो है वो क्या करेगा, शेयर करेगा। ये क्या करेगा, शेयर करेगा। अब शेयर कैसे करती है उसको हम लोग अगले क्लास में समझेंगे। अब जैसे ये 285 है तो ये 5 का तो लॉस नहीं कर सकता है, तो ये क्या कर लेगा, 3 का गेन कर लेगा। ये क्या करेगा, 3 का गेन कर लेगा। 286 ये क्या करेगा, 2 का गेन कर लेगा। 287 ये क्या करेगा, ये 1 का गेन कर लेगा। और 288 ये क्या करेगा, ये कुछ नहीं करेगा क्योंकि इसके आखिरी में 8 है। तो सभी एटम्स जो है अपने आखिरी में 8 पूरा करने के लिए लॉस या गेन करती है। तो मैक्सिमम कितना लॉस कर सकती है, 3। मैक्सिमम गेन कितना कर सकती है, 3। इससे ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। और 4 वाला क्या करेगा, 4 वाला शेयर करेगा। तो इसको हम लोग एक फार्मूला के तौर पे लिख लेते हैं। यदि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यदि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितनी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, यानी आप बोल सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हो, तो वो क्या कर देगा, अपना लॉस कर देगा। यानी 1 है तो 1 का लॉस कर देगा, 2 है तो 2 का, 3 है तो 3 का लॉस कर देगा और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा।
अब जो लॉस करते हैं वो मेटल्स कहलाते हैं, यानी कोई ऐसी एटम्स है जिसके आखिरी में 1 2 3 है तो वो लॉस करेगी, और लॉस करने के बाद क्या कहलाएगी? मेटल्स। ठीक है। और जितनी लॉस करती है उतनी ही उसकी वैलेंसी हो जाती है। यदि 1 लॉस कर रही है तो 1 वैलेंसी, 2 लॉस कर रही है तो 2 वैलेंसी, 3 लॉस कर रही है तो 3 वैलेंसी। 2 बात को समझना है। यदि 1 2 3 रहे तो लॉस करेगी, और जितनी लॉस करेगी उतनी उसकी वैलेंसी हो जाएगी। अगली बात है, यदि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यदि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 5 हो, 6 हो, 7 हो तो ये क्या करेगी? तो ये करेगी गेन, और जो गेन करेगी वो कहलाएगी नॉन मेटल। 5 है आखिरी में तो ये क्या करेगी? 3 का गेन कर लेगी। 6 है तो 2 का गेन कर लेगी। 7 है तो 1 का गेन कर लेगी। और इसकी वैलेंसी निकालने के लिए क्या करनी पड़ती है? आपको 8 से माइनस कर देना है। 8 से माइनस कर देनी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, 8 से माइनस कर देनी है वैलेंस, तो वो आपकी निकल जाएगी वैलेंसी। जैसे आखिरी में 5 है तो 8 से माइनस कर देंगे तो इसकी वैलेंसी कितनी निकल जाएगी? 3। आखिरी में है 6 तो कितनी हो जाएगी? 6 माइनस कर देंगे तो इसकी वैलेंसी निकल जाएगी 2। तो ये आपको समझ में आ गई। अब रही बात जिसके आखिरी में 8 हो, वो क्या करे? तो वो कुछ नहीं करेगा, ना ही लॉस करेगा, ना ही गेन करेगा, और ना ही शेयर करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये पहले से ही स्टेबल है। इसके आखिरी में कितनी है? 8 है। तो कोई भी एटम्स जो है ना वो अपने आखिरी में कितना पूरा करना चाहता है? 8। 8 क्यों पूरा करना चाहता है? क्योंकि वो स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहता है। जैसे हम लोग अपने लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार एटम्स भी अपने लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं, और उसी स्टेबिलिटी के लिए वो 8 आखिरी में पूरा करना चाहते हैं। तो जिसके आखिरी में 8 है वो ना तो लॉस करेगा, ना ही गेन करेगा, ना ही शेयर करेगा। क्लियर? तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 8 और माइनस 8, यानी इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। और एक आखिरी जिसकी आखिरी में 4 हो, वो क्या करे? अब ये ना तो लॉस करेगा क्योंकि 4 लॉस नहीं कर सकता है, और 4 गेन भी नहीं करेगा, तो ये क्या करेगा? शेयर करेगा। तो फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, यदि किसी के आखिरी में 1 हो, 2 हो, 3 हो तो वो लॉस कर देगा। ठीक है, और वही उसकी वैलेंसी कहला जाएगी। जिसके आखिरी में 5 6 7 हो तो वो गेन कर लेगा। 5 हो तो 3 का गेन करेगा, वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। 6 है तो 2 का गेन कर लेगा तो वही उसकी वैलेंसी कहला जाएगी। 7 होगी तो 1 का गेन करेगा और वही उसकी वैलेंसी कहला जाएगी। यानी इसमें वैलेंसी निकालने के लिए आपको 8 में से माइनस कर देना है। ठीक है, 8 हो तो लॉस करेगा, ना ही गेन करेगा, ना ही शेयर करेगा, और उसकी वैलेंसी 0। और यदि 4 हो तो वो सिर्फ और सिर्फ शेयर करेगा, सिर्फ और सिर्फ शेयर करेगा, लॉस और गेन नहीं करेगा। और इसकी भी वैलेंसी हम लोग 8 माइनस 4 निकाल लेते हैं, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी? 4। तो ध्यान रखेंगे इसकी भी वैलेंसी हो जाएगी 4। इसी को हम लोग इस तरफ समझते हैं अच्छे से। अब जैसे ये रही हाइड्रोजन, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी? 1। यदि आखिरी में 1 2 3 रहे तो वो उसकी लॉस कर देती है, और वो क्या कहला जाती है? मेटल। तो हाइड्रोजन के आखिरी में 1 है तो ये 1 का लॉस कर सकती है, या फिर ये 1 का गेन भी कर सकती है। यदि हाइड्रोजन इसके पास 1 है तो ये कितना पूरा करना चाहेगी? 2 पूरा करना चाहेगी, क्योंकि इसके पास एक ही ऑर्बिट है, और एक ऑर्बिट में कितना रह सकती है? तो 2 रह सकती है। तो इसके पास 1 है, या तो ये 1 का लॉस कर दे या तो ये 1 का गेन कर ले। ठीक है, अब हीलियम जो है, हीलियम कितनी है? 2। अब एक ऑर्बिट है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो यानी ये फुलफिल है, इसकी कंडीशन सारी चीज़ें फुलफिल है। तो ये ना तो लॉस करेगी, ना ही गेन करेगी, ना ही शेयर करेगी, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये दोनों एक्सेप्शनल केस हैं। हाइड्रोजन है जिसके पास एक ही ऑर्बिट है, एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो ये है तो उसको लॉस कर सकता है या गेन भी कर सकता है। तो 1 और 1 2 हो जाएंगी, तो 2 हो जाएगी तो ये स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो या तो 1 का लॉस भी कर सकता है या 1 का गेन भी कर सकता है।
ठीक है, शेयर भी कर सकती है आगे। हीलियम फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन और 2 ही रह सकते हैं, इसलिए ये पहले से ही स्टेबल है, और ये स्टेबल है तो उसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब लिथियम देखिए, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है, 1, तो 1 है तो 1 का लॉस कर देगी। 2 है तो 2 का लॉस कर देगी। 3 है तो 3 का लॉस कर देगी। अब ये सभी जो है, 1 है तो 1 का लॉस करेगी, 2 का लॉस करेगी, ये 3 का लॉस कर देगी। अब ये जब लॉस करेगी तो इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 बच जाएंगे। लिथियम जैसे है तो लिथियम 2 1 है तो 1 का लॉस कर देगी, तो कितनी बच जाएगी, 2, तो यानी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही रह सकती है, तो ये स्टेबल है, यानी इसकी डुप्लेट पूरी होगी। बेरिलियम 2 2 तो 2 का लॉस कर देगी तो बचेगी कितनी, 2, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही रह सकती है, स्टेबल है। बोरॉन 2 3 तो 3 का ये लॉस कर देगी, तो बची कितनी है, 2, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही रह सकती है और ये स्टेबल हो जाएगी। अब कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन की कितनी है, 2 4, अब 4 है तो 4 ना तो गेन करेगी, ना तो शेयर करेगी, ना तो लॉस करेगी, तो ये क्या कर देगी, शेयर करेगी, तो 4 से। अब ये 5 है तो 3 का ये गेन कर लेगी, ये 2 का गेन कर लेगी, ये 1 का गेन कर लेगी, इसका 8 है तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0, क्योंकि ये स्टेबल है। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि आपको पता है तो आप वैलेंस ही निकाल सकते हैं। यदि 1 2 3 हो तो वो लॉस कर देती है, तो वही उसकी वैलेंसी कहला जाती है। 4 वाला शेयर करेगा, 4 4 8 हो जाए। फिर उसके बाद 5 6 7 रही तो ये 3 का गेन कर लेगा, 3 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। ये 2 का गेन कर लेगा, ये वैलेंसी हो जाएगी। ये 7 है तो 1 का गेन कर लेगा। यानी स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए जितनी इलेक्ट्रॉन चाहिए वही उसकी वैलेंसी कहला जाती है। स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन शेयर होती है वही उसकी वैलेंसी कहला जाती है। अगली समझते हैं, सोडियम 1 है तो 1 का लॉस कर देगी वैलेंस, ये 2 का लॉस कर देगी मैग्नीशियम। एल्युमिनियम 3 का लॉस कर देगी। अब ये सिलिकॉन 4 है तो 4 शेयर कर लेगी, 5 है तो 3 का गेन कर लेगी, 6 है तो 2 का गेन कर लेगी, 7 है तो 1 का गेन कर लेगी, 8 है तो ये स्टेबल है और इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0, और ये 1 का गेन कर लेगी, सॉरी 1 का लॉस कर देगी और ये 2 का लॉस कर देगी। तो आप इस प्रकार से इसकी वैलेंसी भी निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। इसको सम अप करते हैं। तो देखिए, आपको याद कैसे करना है, तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर याद होनी चाहिए। जैसे सोडियम की बात करते हैं, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 11, ये ध्यान रखिए। एटॉमिक नंबर ध्यान देंगे तो आप इलेक्ट्रॉन निकाल, इलेक्ट्रॉन से आप क्या बना सकते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। आप कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाएंगे, तो पहले में कितनी जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितनी जाएगी 8, और तीसरे में कितनी जाएगी 1। तो एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉन की संख्या पता चलेगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब बन जाएगी तो जो आखिरी वाला होगा वही क्या कहला जाएगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसकी कितनी है, 1 है, तो 1 है तो ये 1 का लॉस कर देगी, ठीक है। यदि 1 है तो ये 1 का लॉस कर जाएगी, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, 1। क्लियर। अब जैसे मैग्नीशियम है, 12 हो जाएगी, 2 8 2, मैग्नीशियम 2 8 2, आखिरी में कितनी है, 2, तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है, 2, तो ये 2 है तो 2 का लॉस कर देगी, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, 2। ध्यान रखिएगा, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन की लॉस गेन होती है वही क्या कहला जाती है, वैलेंसी, ठीक है। अब जैसे 283 है, ठीक है, तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है, 3, तो वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, 3। 284 है तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, शेयर करेगी, 4 4 8 हो जाएगी। 285 तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है, 5, तो वैलेंसी कितनी होगी, तो 5 नहीं होगी, ये अब क्या करेगी, गेन करेगी, 3 का गेन कर लेगी, तो 3 ही इसकी वैलेंसी कहलाएगी, ध्यान रखिएगा इस बात को। 286, ठीक है, तो ये हो गई इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
अब वैलेंसी कैसे निकालेंगे, तो इसको कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 ही इसकी वैलेंसी निकल जाएगी, 2 8 7। तो इसकी ये हो गई वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, और वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि 1 चाहिए, 2 8 8। तो ये स्टेबल है, तो इसकी वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी 8, और वैलेंसी कितनी हो जाएगी 0। तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं वैलेंसी। यदि आपको वैलेंसी याद होगी तो ही आप फॉर्मूला बना पाएंगे। जैसे पीछे के स्लाइड्स में हमने देखे मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तो मैग्नीशियम की कितनी वैलेंसी हो जाएगी 2, ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी हो जाएगी 2, और उसे क्रॉस करते हैं तो इसी से तो हमारी फॉर्मूला बनती है Mg2O2। फिर इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं MgO, सिंपलेस्ट रेशियो में करके। तो यहाँ पे आपको सिंबल याद होनी चाहिए, और क्या याद होनी चाहिए, उसकी वैलेंसी। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, 1 से 20 तक का सभी का सिंबल आपको याद कर लेनी है, एटॉमिक नंबर याद कर लेनी है। एटॉमिक नंबर से आप कॉन्फ़िगरेशन बना पाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन से आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आपकी वैलेंसी निकल जाएगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि 1 2 3 4 रहे तो वही हो जाएगी 1 2 3 4, 5 6 7 8 रहे तो 8 में से माइनस कर लीजिए, 8 में से 8 गई 0, 8 में से 7 गई 1, 8 में से 6 गई 2, और 8 में से 5 जाएगी 3। तो इस प्रकार से आप वैलेंसी भी निकाल सकते हो। अब ये कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसकी आपको याद होनी चाहिए वैलेंसी और सिंबल, क्योंकि इसकी यूज़ फ्रिक्वेंटली होती रहती है। ये है मैंगनीज, इसकी सिंबल हो जाएगी Mn, मैंगनीज, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। आयरन सिंबल Fe2 3, कॉपर Cu, जिंक Zn, ब्रोमीन Br, सिल्वर Ag, टीन Sn, आयोडीन, बेरियम Ba, गोल्ड Au, मरकरी Hg, लीड Pb। फिर से रिपीट कर दें, मैंगनीज Mn, सेकेंड कैपिटल होनी चाहिए, सेकेंड लेटर, आयरन Fe, कॉपर Cu, जिंक Zn, ब्रोमीन Br, सिल्वर Ag, टीन Sn, आयोडीन I, बेरियम Ba, गोल्ड Au, मरकरी Hg, और लीड Pb। इन सब की वैलेंसी भी आपको याद होनी चाहिए, सारी की सारी वैलेंसी याद होनी चाहिए। तो याद करने का तरीका क्या है, सबकी वैलेंसी जो होगी ना वो 2 होगी, 1 2 को छोड़ के। अब इसको याद कैसे करें, तो याद करने का आसान सा तरीका, यदि आपको याद ना रहे तो सब जगह आप क्या बोल सकते हैं, सबकी वैलेंसी कितनी है 2 2 2 2 कर सकते हैं। अब जैसे आयरन है, आयरन की वैलेंसी 2 और 3 होती है, तो इसको अगली क्लास में समझेंगे हम लोग, लेकिन बस ध्यान देते नहीं है कि यदि आपको कुछ भी याद ना रहे तो आप 2 बोल दीजिए। कॉपर 1 और 2, यदि वैलेंसी याद नहीं रही तो क्या बोल देंगे 2, जिंक का भी 2। ये बस ब्रोमीन जो है इसकी 1 होगी, सिल्वर की भी 1 हो जाएगी, आयोडीन जो होगी इसकी 1 हो जाएगी, और ये गोल्ड जो होगी उसकी 1 होगी। बाकी बात सबकी 2 2 हो जाएगी, टीन का 2, बेरियम का भी 2, लेड का भी 2, लीड का भी 2, मरकरी का 2, इस प्रकार से। तो करना क्या है, सबका 2 है, बस 4 का जो है 1 हो जाएगी। इसको याद कैसे रखेंगे, गोल्ड सिल्वर, गोल्ड सिल्वर, ये तो याद ही रहेगा। फिर 2 चीज, आयोडीन ब्रोमीन, आयोडीन ब्रोमीन, आयोडीन ब्रोमीन, आयोडीन ब्रोमीन, गोल्ड सिल्वर, ये सिंबल नहीं है, गोल्ड सिल्वर आयोडीन ब्रोमीन, गोल्ड सिल्वर आयोडीन ब्रोमीन, गोल्ड और सिल्वर एक साथ याद रखेंगे, आयोडीन और ब्रोमीन को एक साथ याद कर लेंगे, इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। बाकी बात जो भी है सारी की सारी वैलेंसी 2 ही होगी। ये 1 से 20 के अलावा कुछ एलिमेंट्स हैं, हमारे पास कुल मिला के 118 एलिमेंट्स हैं, उसमें से 1 से 20 तक का तो सारी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ये जो 1 से 20 तक के हैं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, ये सारी जो है, पोटासियम कैल्शियम तक 20 हो जाते हैं 20, ये तो आपको सारी की सारी याद होनी चाहिए अच्छे से। इसके अलावा ये कुछ हैं जो आपको रिएक्शंस में यूज़ होते रहेंगे, तो इन सभी को याद करने का तरीका है, सबका 2 हो जाएगी, बस इन 4 को छोड़ के। इसके अलावा कुछ आयन्स हैं जो आपको याद रखनी है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद कर लेनी है। हाइड्रोक्साइड आयन OH, नाइट्रेट NO3, बाइकार्बोनेट, एक होती है कार्बोनेट, एक होती है बाइकार्बोनेट। सबसे पहले कार्बोनेट देखते हैं, ये रही कार्बोनेट
CO3। बाइकार्बोनेट बोले तो H लगा देना है, HCO3। ठीक है, कार्बोनेट बोले तो CO3 और बाइकार्बोनेट बोले तो HCO3। इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, बाइकार्बोनेट बोल सकते हैं या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। परमैंगनेट MnO4, MnO4। क्लोरेट ClO3, ClO3। सल्फेट SO4। क्रोमेट CrO4। डाइक्रोमेट Cr2O7। फॉस्फेट PO4। एसीटेट CH3COO। एल्यूमिनेट AlO2। एमोनियम NH4। इसको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। हाइड्रोक्साइड की क्या हो जाएगी OH, हाइड्रोक्साइड OH। नाइट्रेट NO3। बाइकार्बोनेट HCO3। परमैंगनेट MnO4। क्लोरेट ClO3। कार्बोनेट CO3। सल्फेट SO4। क्रोमेट CrO4। डाइक्रोमेट Cr2O7। डाइक्रोमेट तो 2 लगा देना है, ये सिंगल क्रोमेट थी, ये डाइक्रोमेट है तो Cr2। फॉस्फेट PO4। एसीटेट CH3COO। एल्यूमिनेट AlO2। एमोनियम NH4। अब इन सब की वैलेंसी भी आपको याद कर लेनी है। हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 हो जाएगी, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1। नाइट्रेट की भी 1। हाइड्रोजन कार्बोनेट की भी 1। परमैंगनेट की भी 1। क्लोरेट की भी 1। कार्बोनेट की 2। अब यहाँ से 2 शुरू हो जाइए। कार्बोनेट 2, सल्फेट 2, क्रोमेट 2, डाइक्रोमेट 2, फॉस्फेट की 3 हो जाएगी। एसीटेट का 1, एल्यूमिनेट का 1, एमोनियम का 1। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कार्बोनेट और सल्फेट और हाइड्रोक्साइड। कोई याद रहे या ना रहे, इन तीनों को याद कर लेना। हाइड्रोक्साइड OH वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड OH वैलेंसी 1। कार्बोनेट CO3 वैलेंसी 2, कार्बोनेट CO3 वैलेंसी 2। सल्फेट SO4 वैलेंसी 2। आपको ये हर हालत में याद करना है इन तीनों का, प्रैक्टिस के साथ याद होते जाएंगे। आप इसे जो है 1 से 20 तक जो है इसको एक पेपर में, चार्ट पेपर में लिख के और कहीं दीवार पे साट ले, चिपका ले कहीं पे, और सुबह उठते समय या कभी शाम को 5-10 मिनट देख लिया करें। इससे होगी क्या, आपको याद हो जाएगी। बार बार देखने से वो चीज़ें जो होगी याद हो जाएगी। क्लास में हम लोग बहुत बार इन सारे चीज़ों को डिटेल से देखते ही रहेंगे तो उसमें भी आपको याद हो जाएगी। बस आपको 1-2 बार देख लेना है अच्छे से। इसकी यूज़ क्या है, इसके यूज़ को समझ लेते हैं एक बार। जैसे आपको बोल दिया जाए कि सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, तो इसकी फॉर्मूला बनानी पड़ेगी आपको। तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो आपको याद होना चाहिए सोडियम का सिंबल हो जाएगी Na और सल्फेट की सिंबल हो जाएगी SO4, जो भी हम लोग सल्फेट, ये देख सकते हैं सल्फेट सिंबल हो जाएगी SO4, और इसकी वैलेंसी याद रखनी है 2। तो आपको एक बार सिंबल ध्यान रखनी है और एक बार वैलेंसी ध्यान रखनी है। सोडियम की वैलेंसी 1 हो जाएगी, सल्फेट की वैलेंसी 2 हो जाएगी। तो इसको क्रॉस कर लीजिएगा तो क्या बन जाएगी Na2SO4। ये 1 है, 1 हम लोग नहीं डालते। ठीक उसी प्रकार यदि आपसे बोल दिया जाए जैसे जिंक नाइट्रेट, इसकी बनाने, तो जिंक का क्या हो जाएगा Zn सिंबल, और नाइट्रेट का क्या हो जाएगा NO3, ये इसकी सिंबल हो जाएगी। वैलेंसी जिंक की हो जाएगी 2 और नाइट्रेट की कितनी हो जाएगी 1। तो इसको हम लोग क्रॉस कर ले Zn1, तो हम लोग लिख लेते हैं Zn
N, और ये क्या हो जाएगी NO3, NO3 का होल ट्वाइस। तो हम लोग होल ट्वाइस कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे NO3 का होल ट्वाइस, ZN1 और NO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल करते हैं हम, जैसे बोल दिया जाए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो हम लोग सिंबल लिखेंगे, मैग्नीशियम का सिंबल हो जाएगी Mg, हाइड्रोक्साइड की सिंबल हो जाएगी OH, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1। इस प्रकार से इसको क्रॉस कर लेंगे, Mg1 और OH का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस। जब भी हम लोग होल ट्वाइस लिखते हैं तो उसको ब्रैकेट में करके लिखते हैं। जैसे एक आखिरी एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम की सिंबल हो जाएगी Ca और कार्बोनेट की हो जाएगी CO3। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2। अब ध्यान रखना है क्या, सिंपलेस्ट रेशियो में लाना है। तो 2:2 कितनी हो जाएगी 1:1। ठीक है, तो इसको क्रॉस कर लेना है। तो यहाँ पे Ca1 यानी Ca और CO3 का 1 यानी CO3, 1 नहीं लिखते तो CH। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये सिंपलेस्ट रेशियो में ही थी 1:1, तो इसलिए हम लोग क्रॉस कर लिए। ये देखिए 2:1 सिंपलेस्ट रेशियो, 2:1 सिंपलेस्ट रेशियो। तो सिंपलेस्ट रेशियो में रहे तो क्रॉस कर देना है, यदि सिंपलेस्ट रेशियो में नहीं है तो उसको सबसे पहले सिंपलेस्ट रेशियो में लाइए और फिर क्रॉस कर लीजिए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें क्या होती है, कार्बन और ऑक्सीजन होती है। तो कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन की वैलेंसी 4 और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो 4:2 है। तो इसकी सिंपलेस्ट रेशियो कितनी हो जाएगी 2:1, 4:2। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 2:1, क्रॉस कर लेंगे इस प्रकार। तो C1O2, तो ये बन जाएगी CO2 इस प्रकार से। तो आपको ये सारी आयंस जो हैं उसकी सिंबल और वैलेंस याद करनी है, क्योंकि ये आपको फॉर्मूला बनाने में मदद आए। आपको 1-2 बार डेली देखना है और क्लास में तो आती ही रहेगी बार बार, तो आपको याद हो जाएगी। चलिए आज की आखिरी टॉपिक की ओर चलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। अब ये सीरीज जो है वो मेटल्स की होती है। तो ये सीरीज होती क्या है, तो इस सीरीज में हम लोग मेटल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। किसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी जब हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो रिएक्टिविटी घटती चली जाएगी। जैसे पोटासियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी, मोस्ट रिएक्टिव, और जो सबसे नीचे वाली होगी वो जाएगी लीस्ट रिएक्टिव। यानी एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो रिएक्टिविटी घटती रहेगी। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटासियम होगी, फिर सोडियम हो जाएगी, फिर कैल्शियम होगी, फिर मैग्नीशियम होगी, फिर एल्युमिनियम होगी, कुछ इस प्रकार से। अब ये रिएक्टिविटी होती क्या है, तो रिएक्टिविटी की मतलब होगी कि जब भी हम लोग उसको किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करें तो कितनी तेज़ी से रिएक्ट करती है। जैसे एग्जांपल पोटासियम और सोडियम, यदि इसको हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट कराएं तो कौन कितनी तेज़ी से रिएक्ट करे। सपोज एक एग्जांपल हो सकती है, पोटासियम 0.1 सेकेंड में रिएक्ट कर ले और सोडियम 1 सेकेंड बाद रिएक्ट करे। हो सके कैल्शियम को यदि वाटर में डाल दे तो हो सके ये 10 सेकेंड बाद रिएक्ट करें। तो कौन कितनी तेज़ी से रिएक्ट करती है उसको हम लोग ऊपर की ओर रख देते हैं, और कौन कितना लेट रिएक्ट करती है उसको हम लोग नीचे की ओर रख देते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि पोटासियम जो है वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करती है, सोडियम उससे थोड़ी कम, कैल्शियम उससे थोड़ी कम, मैग्नीशियम उससे थोड़ी कम, एल्युमिनियम उससे थोड़ी कम, इस प्रकार से। ऐसा होती, तो ऐसा होता इसलिए है क्योंकि यदि हम लोग इसकी कॉन्फ़िगरेशन को देखें, जैसे पोटासियम की कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी, तो इसकी होती है 19, तो ये हो जाएगी 2881। तो आप देख सकते हैं इसके आउटर मोस्ट में कितनी इलेक्ट्रॉन है, एक। सोडियम कितनी है 11, 281। तो इसके आखिरी में भी 1 है और इसके आखिरी में भी 1 है, यानी पोटासियम के भी आखिरी में 1 है और सोडियम के भी आखिरी में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो लॉस करना इसके लिए बहुत आसान रहेगा, लेकिन इन दोनों में भी कौन आसानी से लॉस कर सकता है, तो इसके पास कितनी ऑर्बिट है, 4 ऑर्बिट, इसके पास कितनी ऑर्बिट है, 3 ऑर्बिट है। यदि किसी के पास 1 2 3 ऑर्बिट हो तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट में, और जो यहाँ न्यूक्लियस में प्रोटॉन है उसके बीच की अट्रैक्शन जो होगी ना थोड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, किसके कंपैरिजन में, जिसके पास 4 ऑर्बिट हो। तो चौथे ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगी
उसका जो अट्रैक्शन होगी प्रोटॉन के प्रति वो थोड़ी सी कम होगी, किसके तुलना में, जिसके पास 3 ऑर्बिट है। आप समझ पा रहे होंगे कि कोई किसी का आखिरी इलेक्ट्रॉन 3rd ऑर्बिट में है, किसी का आखिरी इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट में है, तो जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट में है उसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी वो कम होगी, तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन लॉस करना बहुत आसान होगा कंपैरिजन में 3 के। तो आप बोल सकते हैं कि जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो आप बोल सकते हैं इसके पास एक है, इसके पास एक है, ये आसानी से लॉस कर सकता है दोनों, लेकिन दोनों में भी कौन आसानी से लॉस करेगा, पोटासियम, क्योंकि इसकी जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो 4th ऑर्बिट में है। अब जैसे इसका एक कंपैरिजन कर लेते हैं मैग्नीशियम के साथ। जैसे मैग्नीशियम है 282, तो इसके आखिरी में कितनी है, एक है, इसके आखिरी में कितनी है, 2 है। तो कौन आसानी से लॉस कर पाएगा, जिसके पास एक है वो आसानी से लॉस कर पाएगा, जिसके पास 2 है वो थोड़ी मुश्किल से लॉस करेगी। क्यों, क्योंकि यदि इसके पास यदि टोटल इलेक्ट्रॉन देखे तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएगी सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन भी कितनी होंगे, 11 हो जाएंगे। तो 11 प्रोटॉन मिलके अट्रैक्ट कर रहे हैं इसको। यदि इस केस में देखा जाए मैग्नीशियम के केस में तो इसके पास 12 प्रोटॉन होंगे, तो 12 प्रोटॉन जो होंगे ना वो इस आखिरी वाले को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो 12 प्रोटॉन के तुलना में 11 प्रोटॉन था, बोल सकते हैं 11 प्रोटॉन वाली की अट्रैक्शन जो होगी वो थोड़ी वीक होगी, इसलिए इसका लॉस करना जो होगा वो आसानी होगा सोडियम का। तो सोडियम जो होगी आसानी तरीके से लॉस कर देगा। तो सिंपल में समझना है, किसी के आखिरी के ऑर्बिट में 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो 1 का लॉस करना बहुत आसान होता है कंपैरिजन में 2 के, कंपैरिजन में 3 के। ठीक है, यदि किसी के आखिरी में एक ही हो और दूसरे के भी आखिरी में एक ही हो तब कैसे होगी, तब जिसकी ऑर्बिट सबसे ज़्यादा बढ़ेगी। जैसे इसके पास ये 3rd ऑर्बिट है, इसके पास 4th ऑर्बिट है, तो जो 4th ऑर्बिट होगी जितनी दूरी होगी न्यूक्लियस से उतना आसानी होगा लॉस करने में। तो 2 रूल का ध्यान रखना है, न्यूक्लियस से जितना दूर हो उतनी आसानी होगी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में। ठीक है, और जितनी कम हो उतना आसान होगा। तो जो जितनी आसानी तरीके से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर पाएगा, जितनी आसानी तरीके से इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं पोटासियम 4th ऑर्बिट है और आखिरी में एक है, तो ये सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है। सोडियम हो जाएगी 281, ये भी आसानी से लॉस कर सकता है लेकिन इसके पास 3rd ऑर्बिट है। इसकी हो जाएगी 282 कैल्शियम, तो इसके पास 3 ऑर्बिट है, 2 हो जाएगी, तो ये से नीचे आ जाएगी 2882। ठीक है, मैग्नीशियम हो जाएगी 282, इसी प्रकार से सोन चलती चली जाएगी। ये सीरीज़ आपको याद कर लेनी है। इस सीरीज़ में एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हम लोग एक कैल्शियम डाल देते हैं जो कि मेटल नहीं है, एक हाइड्रोजन डाल देते हैं जो कि एक मेटल नहीं है। इन दोनों को इसलिए डालते हैं ताकि एक रेफरेंस मिले हमें कि कौन कार्बन से ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कार्बन से कम रिएक्टिव है, कौन हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। तो आपको इसको स्टेप बाय स्टेप में याद करनी है। सबसे पहले पोटासियम का याद करनी है, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, यहाँ तक इस 5 जोड़े को याद कीजिएगा। फिर बीच में आ जाएगी कार्बन, क्लियर है। फिर उसके बाद इस 3 जोड़े को याद कीजिएगा, जिंक, आयरन, लेड, जिंक, आयरन, लेड, जिंक, आयरन, लेड। फिर उसके बाद आ जाएगी हाइड्रोजन, तो इस 5 जोड़े को याद करेंगे, फिर इस 3 जोड़े को याद करेंगे, फिर आखिरी में 5, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, इस प्रकार से। तो इसको इस पर, तो सबसे पहले पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये 5 जोड़ा याद हो गया। उसके बाद क्या आ जाएगी, कार्बन। फिर क्या याद करेंगे, जिंक, आयरन, लेड, जिंक, आयरन, लेड, जिंक, आयरन, लेड। फिर क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन। फिर इसके बाद क्या आ जाएगी, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं, पोटासियम, सबसे पहले पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये 5 जोड़े को याद कर लेना। फिर आ जाएगी कार्बन, जिंक, आयरन और लेड, जिंक, आयरन, लेड। फिर इसके बीच में क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन। फिर उसके बाद नीचे का 5, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और
प्लेटिनम। ये 5 जोड़े को याद करना है, फिर ये 3 जोड़े को याद कर लेना, फिर ये 5 जोड़े को। ठीक है, अब इसकी यूज़ क्या होती है, इसको हम लोग याद क्यों करते हैं? इसको हम लोग याद इसलिए करते हैं क्योंकि इससे हमें रिएक्शंस सॉल्व करने में आसानी होती है। जैसे एक रिएक्शन करते हैं Zn प्लस FeSO4। अगली क्लास में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये जिंक है, जिंक रिएक्ट कर रही है आयरन सल्फेट के साथ, Zn प्लस FeSO4, Zn प्लस FeSO4। तो इसमें होती क्या है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होती है वो डिस्प्लेस कर देती है लोअर रिएक्टिव को। जो हाइयर रिएक्टिव होगा वो डिस्प्लेस कर देगा, हाइयर डिस्प्लेसेस। किसको डिस्प्लेस करेगा? तो लोअर को। तो यहाँ पे देखेंगे एक है जिंक और एक है आयरन। ठीक है, तो जिंक देखिए यहाँ पे आपको जिंक मिल जाएगी, यहाँ पे आपको जिंक मिल जाएगी, और आयरन कहाँ है? यहाँ पे है, नीचे में आयरन है। तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन कम रिएक्टिव है। तो जिंक यदि ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो आयरन को हटा देगा यहाँ से, तो आयरन यहाँ से हट जाएगी, तो आयरन हट जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? Zn, और उसके साथ क्या लग जाएगी? SO4, और किसको हटा देगा? Fe को हटा देगा। यही आपकी हो जाएगी प्रोडक्ट, यानी ये रिएक्टेंट थी और ये हो जाएगी प्रोडक्ट। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं Fe प्लस CuSO4। Fe मतलब आयरन, Cu का मतलब कॉपर, और SO4 सल्फेट। अब देखिए यहाँ पे दो है, आयरन और कॉपर, इन दोनों में देखनी है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। आयरन यहाँ पे देखिए, आयरन यहाँ पे है, कॉपर कहाँ पे है? यहाँ पे। तो इन दोनों में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? इन दोनों में ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन। आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आप बोल सकते हैं कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है तो आयरन कॉपर को हटा देगा। तो कॉपर यहाँ से हट जाएगी तो क्या बन जाएगी? FeSO4। आयरन जो होगी वो कॉपर को हटा देगी और सल्फेट के साथ खुद रिएक्ट कर जाएगी, तो आयरन सल्फेट बना लेगी और कॉपर यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाएगी। तो ये आपकी प्रोडक्ट हो जाएगी। क्लियर है? एक और उल्टा केस ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे आपको मिल जाएगी Cu प्लस FeSO4। यदि ये हो तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉपर है और एक आयरन है। तो इसमें देखें तो कॉपर क्या है? कम रिएक्टिव है, और आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो कॉपर जो है वो कम रिएक्टिव है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो क्या कम वाला जो होगा वो ज़्यादा को डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं। तो हम लोग बोलेंगे कॉपर जो है वो कम रिएक्टिव है, इसलिए वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। जब आयरन को डिस्प्लेस करेगा ही नहीं तो ये रिएक्शन नहीं होगी, तो हम लोग बोलेंगे नो रिएक्शन। ये जो रिएक्शन हम लोग दें इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसको डिटेल से हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे। फिलहाल इतना आपको समझना है कि रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लेने से आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने में आसानी मिलेगी। एक आखिरी बार रिपीट कर दे रहे हैं, 5 के जोड़े में याद करेंगे, 3 के जोड़े में याद करेंगे, फिर 5 के जोड़े में याद करेंगे। पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। फिर याद कर लेंगे 3 का जोड़ा, जिंक, आयरन और लेड। फिर 5 का जोड़ा, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में सारी चीज़ें आ गई होगी। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप बताएं, अगले क्लास में, अगले लेक्चर में उसे सॉल्व करने का मैं कोशिश करूँगा। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। अपना और अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा।